हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को जैसे एंजॉय कर रही हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर डैडी अनिका की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज। यह देखकर अब्दुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके यकीन नहीं होता कि रोहित इस तरह से बिना किसी को सिक्योरिटी यहाँ से मौजूद था। वह रोहित को गोली लगते ही अपने कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उसे कवर कर लेता है और चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक इसी वक्त अनिका भी रोहित की तरफ दौड़ने लग जाती है। उधर रोहित अपनी जगह से 2 कदम से अधिक आगे नहीं बढ़ पाता और उसका सिर घूमने लग जाता है और आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। अपनी ही जगह पर खड़े वह अपने शरीर को संतुलन खोते हुए घुटनों के बल आ जाता है। रोहित के पास पहुंचने के बाद उसकी चोट को देखकर अनिका को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि रोहित की गर्दन के पास लगे घाव को तुरंत इलाज नहीं मिला तो शायद उसका ब्रेन डेड होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अनिका के पास बहुत कम वक्त था। हालांकि गोली छू कर निकली थी, लेकिन घाव गंभीर था क्योंकि चोट सिर के बिल्कुल करीब लगी हुई थी। वह गोली उन नसों को भेद गई थी जिनका सीधा संबंध सिर की माइंड से था। अनिका की आंखों से आंसू की टपक गिर जाती है। वह गुस्से से कहना चाहती है, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम ऐसे क्यों आए? ऐसा करने की क्या जरूरत थी? लेकिन ये गुस्सा दिखाने का अभी टाइम नहीं था, इसलिए इन बातों को कोई लाभ नहीं होने वाला था। अब वह इस वक्त अनिका अपनी डॉक्टरी की कुशलता के इस्तेमाल करते हुए अनिका अपनी हाथ की घड़ी में टाइम देखती है। वह इतनी तेजी से अनिका का दिमाग अलग से अलग तरह के ज्ञान और कैसे कैसे सिचुएशन से निपटा जा सकता है ये बारे में सोचने लग जाता है और काफी घूमने लग जाता है। यहाँ से अस्पताल पहुँचने में कितना समय लगेगा और रोहित के पास इलाज के लिए कितना समय है, कितनी देर होने पर रोहित की कितना नुकसान हो सकता है, ये सब सोचकर अनिका की आंखों में सामने अंधेरा छाने लग जाता है। इस वक्त वह बहुत मजबूर थी। अगर वह आसपास के किसी भी अस्पताल में जाकर रोहित का इलाज देती है तो उसकी हकीकत दुनिया के सामने आ जाती है। लेकिन अब इस बात से अनिका को कोई भी विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि अब विषय उसके अपने जीवन पार्टनर रोहित के बारे में और रोहित की जिंदगी के बारे में था। अब यदि किसी को बात से अनिका को फर्क पड़ता है तो वह रोहित की जान से। रोहित की जान को किसी भी तरह से बचाने के लिए अनिका निश्चय कर लेती है। वह करीब से करीब मौजूद नर्सिंग होम या अस्पताल तक पहुंचने को ले जाए इतना सोचने लग जाती है। उसका इलाज करेगी, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि अस्पताल इलाज करने के लिए ऐसा कोई भी जगह नहीं थी जहां पर 15 मिनट में पहुंचा जा सकता था। अनिका महसूस करती है कि वह रोहित के शरीर का रंग बदलने लग चुका है। अब अनिका के हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। उसे ये समझने में जरा भी वक्त नहीं लगता कि वह गोली सामान्य गोली से नहीं बल्कि रोहित के शरीर में किसी खास तरह के केमिकल या फिर किसी आसान भाषा में कहे तो जहर फैलाने का काम कर रही है। इससे भी ज्यादा समस्या ये है कि गोली के सिर के एकदम पास गुजरने की वजह से ये रिएक्शन दिमाग में और भी जल्द होने वाला था, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के साथ सबसे पहले दिमाग प्रभावित होने वाला था। अब अनिका रोहित का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज गिनने लग जाती है। रोहित की हालत देखकर अनिका के दिल की धड़कनें बढ़ जा रही थी। वह रोहित के चेहरे पर हाथ रखकर उसे थपकी देती हुए जगाने की कोशिश करती है। रोहित, तुम मुझे सुन पा रहे हो? मुझे सुनो। रोहित, आंखें बंद मत करो। जल्दी से अपनी आंखें खोलने की कोशिश करो। रोहित, प्लीज प्लीज। रोहित, तुम ऐसा हार नहीं मान सकते। रोहित, तुम मुझे सुन पा रहे हो ना? कुछ कह रही हूँ, आंखें खोलो। जब रोहित आंखें नहीं खोलता तो अनिका उसे जोर से झकझोरने लग जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, मिस्टर मारवा। अनिका की तेज आवाज से रोहित लंबी सांस खींचते हुए अपनी हल्की सी आंखें खोल लेता है। अनिका की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उसे रोहित का चेहरा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि ये वक्त भावुक होने का नहीं, टूटने का नहीं है। वह झट से अपनी आंखों से आंसू साफ करती है और इसके बाद वह मौजूद गार्ड्स को इशारा करती है। वह रोहित को उठाकर गाड़ी तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक इसी वक्त अचानक से मक्खियां उड़ती हुई दिखाई देती है। उनकी आवाज से अनिका मौजूद पता चल पा रहा था कि हैरानी की बात ये थी कि ये जुगनू की तरह थी, टिमटिमाती जा रही थी। कोई उन्हें देख कर यही समझेगा कि ये जुगनू है।
और दिमाग में एक ही बात थी कि न जाने ये किस तरह की मक्खियाँ हैं या फिर किस तरह के जुगनू हैं। ये कीटे तेजी से घूमकर पोस्ट स्त्रियों की तरह भाग चले जाते हैं और उनके कपड़ों में घुसकर, उनके घूंघट में घुसकर उन्हें काटने का काम करने लग जाते हैं। इसके कुछ ही सेकंड बाद वे औरतें चीख मारने लग जाती हैं और जमीन पर गिर जाती हैं। दरअसल ये कीट पतंगे मक्खियाँ जो भी थी वो सब स्वाति मल्होत्रा ने भेजी गई थी। उनके कान और नाक के रास्ते से शरीर में प्रवेश करने लग जाती हैं। करीब आधे मिनट के अंदर ही उन सभी औरतों जमीन पर गिरकर जोर जोर की दहाड़ मारकर रोने लग जाती हैं। इन कीट पतंगों को मारवा सिक्योरिटी को भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उन औरतों के पर हमला किया। आखिर कीट पतंगों की इंसानों से क्या दोस्ती और क्या दुश्मनी, लेकिन फिर भी भेदभाव साफ दिखाई दे रहा था। इन कीटों की वजह से उन औरतों जमीन पर गिर चुकी थी। वह उनके मुकाबले खड़ी मारवा सिक्योरिटी गार्ड भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। इन कीटों को गार्ड्स को गर्दन के पास था और माथे पर डंक मारा था, जिसकी वजह से उनके डंक लगने की जगह तेज चुभन हो रही थी। सभी के हाथ पैर और हर जगह रगड़ने वाले थे। इसके 15 सेकंड बाद ही सब अपनी अपनी जगह से जमे हुए दिखाई देते हैं और उनके शरीर में कोई भी हलचल दिखाई नहीं देती। अब वे उसी अवस्था में मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं। किसी का मुंह खुला था तो किसी के हाथ गर्दन पर था, किसी की आंखें बंद थी तो किसी के हाथ माथे पर था। कोई सीधी तरह खड़ा था, कोई टेढ़ी तरह से। लेकिन सवाल ये था कि ये आखिर भेदभाव कैसा था। औरतें अथवा पुरुष होने के कारण वे दरअसल ये भेदभाव औरतों के कारण नहीं था, लेकिन असंभववाद और भेदभाव की बात तो ये थी कि ये कीट पतंगे अनिका कुछ कहती उससे पहले ही रोहित को शायद इसकी वजह पता चलने वाली थी। दोनों जमीन पर बैठ जाते हैं और अनिका ये सब देखकर, लेकिन रोहित को संभालने के चक्कर में वे अपनी जगह से जरा भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें तेजी से सब कुछ देख पा रही थी। इस वक्त अनिका का दिमाग उससे भी ज्यादा तेज चल रहा था। वह अपने और रोहित के बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने की घटना ये थी कि अचानक से साफ सुथरे मौसम में तूफान जैसी हवा आगमन हो जाता है। अनिका महसूस करती है कि दमयंती देवी की सारी सेना जमीन पर धराधर पड़ने लग जाती है। वहीं मारवा सिक्योरिटी गार्ड अचेत हो जाती है और किसी को भी होश नहीं रहता। अनिका जिस ओर से हवा आ रही थी उसी ओर देखती है और तेज हवा मौसम में अचानक से आया बदलाव नहीं, बल्कि एक तेज हवा आसमान से नीचे उतरने वाली थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर वहां पर नीचे उतर रहा था। सोचने वाली की बात तो ये थी कि उसे किसी भी तरह की आवाज नहीं हो रही थी। अनिका अपनी आंखों को आगे से धूल को इधर उधर करते हुए जब ध्यान देखती है तो महसूस करती है कि अनिका की कद काठी की एक व्यक्ति उस हेलीकॉप्टर से उतरती है और तेज से अनिका की ओर दौड़ते हुए आ जाती है। उसने स्क्रीन फिट सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके ऊपर से सफेद रंग का लंबा कोट पहना हुआ था। अनिका के पास पहुंचती है और अनिका के दंग रह जाती है। उससे भी अधिक अनिका की खुशी महसूस होती है। यूँ तो अनिका को पूरा भरोसा था कि वह रोहित को कुछ नहीं होने देगी, लेकिन अब उसे पक्का विश्वास हो जाता है अब रोहित को कुछ ही नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त अनिका से भी बेहतर डॉक्टर उसके सामने आ चुकी है। ये और कोई नहीं बल्कि स्वाति मल्होत्रा थी, जो कि अनिका की माँ थी। स्वाति ऐसी किसी भी विपरीत परिस्थिति में अनिका के साथ हमेशा ही रहती थी। जिस रोहित को अनिका की जान से प्यारा करती है, उस रोहित पर स्वाति शक निगाहों पर कभी नहीं देखती थी। आज उसी रोहित की ऐसी अवस्था में स्वाति उसकी मदद के लिए इस तरह प्रकट हो जाएगी, शायद अनिका ये बिल्कुल कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अनिका समझ नहीं जा पाती कि ये कीट जैसे चित्तर मात्र छोटे छोटे यंत्र थे, जिन्हें अभी अभी बड़े हथियारों में फैल चुके थे। इनका आविष्कार भी स्वाति द्वारा किया गया था। अभी अभी इनका इस्तेमाल अनिका की मदद के लिए किया गया था। अनिका के मुंह में कुछ शब्द ही नहीं निकलते। पता नहीं चलता कि अब वो स्वाति को क्या कहे। जल्दी करो अनिका, हमारे पास कोई टाइम नहीं है। डैमेज जितना ज़्यादा होगा, इलाज में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, रिकवर होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। रोहित को उठाने की कोशिश करती है और रोहित की आंखों एक बार फिर से बंद हो चुकी थी। इसे उस बार की बिल्कुल खबर नहीं थी इसके आसपास क्या हो रहा है। अनिका झट से अपनी माँ का
हाथ पकड़ती है और रोहित को हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा लेती हैं। वे दोनों बड़ी ही सावधानी से रोहित को लिटा देती हैं और हेलीकॉप्टर में पहुंचने के तुरंत बाद अनिका को वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाता है और उसकी जल्दी से उसकी देखरेख करने लग जाती है। स्वाति अनिका को इशारा करती है। अनिका झट से रोहित की जरूरी इंजेक्शन और दवाइयाँ देने लग जाती है। स्वाति ड्राइवर सीट पर ही जाकर बैठ जाती है। अब स्वाति अनिका को तसल्ली देते हुए कहती है, घबराओ मत, उसे कुछ नहीं होगा। क्या तुम नहीं जानती कि? इतने कहने के बाद स्वाति अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगा लेती है। वह हेलीकॉप्टर को उड़ाकर अगले 10 मिनट के अंदर अंदर ऐसी जगह पर जाकर लैंड करती है जिसकी संरचना किसी किला नुमा था, जो दिल्ली का ही एक सुनसान खंडर नुमा एरिया था। स्वाति और अनिका रोहित को स्ट्रेचर पर लिटाकर वहां के छोटे से खुफिया रास्ते से अंडरग्राउंड हो जाती हैं। किसी को जरा भी अनुमान नहीं था कि ये अंडरग्राउंड भी हो सकता है। आधुनिक प्रकार से बेमिसाल लैब बनाई गई थी। आज रोहित का इलाज अनिका बल्कि स्वाति द्वारा किया जाने वाला था। वह अनिका स्वाति की असिस्टेंट होने के तरीके से मदद करती है। उधर लगभग 20 मिनट बीतने के बाद धीरे धीरे पूरी मारवा सिक्योरिटी होश में आ जाती है। जब वे चेतना में लौट आते हैं तो वे सबसे पहले अनिका और रोहित को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसपास उन दोनों को किसी तरह का कोई भी नामो निशान नहीं दिखाई देता। तभी उनका ध्यान दमयंती देवी में भेजी हुई लड़ाकू औरतों की तरफ जाता है। वह सभी जमीन पर बेहोश पड़ी दिखाई दे रही थी। अब अब्दुल अपने एक साथी को इशारा करते हुए जवाब देता है। उससे कुछ औरतों की नाक के आगे हाथ रखकर चेक करता है तो बिल्कुल ये देख पा रहे थे कि वो जिंदा है या फिर मृत अवस्था में है। फिर एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए वो कहते हैं कि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। इस बार अब्दुल बाकी साथियों को इशारा करता है। वे सभी अपने अपने आसपास गिरी हुई औरतों की नब्ज़ों को और सांसों को चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में उन औरतों में से कोई भी जीवित नहीं थी। अब अब्दुल अपनी आधी टीम को अपने साथ चलने का इशारा करता है और बाकी की आधी टीम को मृत औरतों को समूह को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। उधर मारवा हाउस प्रीति अब तक वापस लौट आई थी। भूमि और कोटिल्य की तरफ वह बढ़ने लग जाती है। अनिका और रोहित की वर्तमान स्थिति को लेकर पूरी तरह से अनजान, लेकिन फिर भी वे बहुत परेशान थी क्योंकि वह रिपोर्ट्स लेकर आई थी। उसे देखकर उसका सिर घूम चुका था। इससे भी विशेष बात यह थी कि जिन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए प्रीति गई थी, उसे उन सभी सवालों के जवाब मिले भी नहीं। लेकिन अब राजलक्ष्मी के पास कई सवाल इकट्ठा हो गए थे, लेकिन जिनके जवाब वह खुद ढूंढने वाली थी। इसके बारे में वह प्रीति से जिक्र नहीं करती, लेकिन इसके लिए उसे प्रीति की कुछ ब्लड सैंपल भेज देने के लिए उसे कहा गया था। दूसरी तरफ अब्दुल्ला जल्दी से अनिका के फ़ोन पर पता करने की कोशिश करता है कि इस वक्त वह और रोहित कहाँ पर हैं, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद अनिका का नंबर नहीं लगता और न ही रोहित का। किसी तरह से अनहोनी की कल्पना करने के अब्दुल की आंखें भर आती हैं। वह पीछे काफ़ी सालों से रोहित को सिक्योरिटी दे रहा है। रोहित के प्रति उसका विशेष लगाव हो चुका था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि रोहित कभी ऐसी हालत में पहुँच सकता था, और ऊपर से अब उसका कोई अता पता भी नहीं था। लेकिन अब्दुल्ला एक सिक्योरिटी गार्ड होने के साथ साथ एक कमांडो भी था। वह हिम्मत नहीं हारता और वह खुद समझ जाता है कि रोहित सर कोई मामूली इंसान नहीं है, वह एक किंग है। किंग की जान इतनी आसानी से खतरे में नहीं पड़ सकती। अब सबसे पहले वह उनके अपने जो आसपास के हॉस्पिटल हैं फ़ोन करके पता करने की कोशिश करता है। वहाँ उसे खबर मिलती है कि रोहित और अनिका वहाँ नहीं पहुँचे। वह डिटेल लेते समय इस बात का विशेषकर ध्यान रखता है कि किसी को भी इस बात के बारे में खबर ना हो पाए कि यहाँ पर क्या हो चुका है और क्या घटना घट चुकी है। हालांकि वह जानता था कि इतने कम समय में वे वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होगा, लेकिन वह भी इतना जानता था कि अनिका अपनी ड्राइव स्किल्स में कितनी अचेत और कुशल है, वो ऐसा कुछ भी कर सकती है। लेकिन अब्दुल्ला बिना किसी देरी के अपनी टीम को कई भागों में बांट देता है और आसपास मौजूद सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम में पता लगाने के काम कर देता है। अब उसके मन में एक ख्याल आता है कि वह भूमि को इस बात की खबर दे दे, लेकिन फिर उसे यह करना ठीक नहीं लगता। लेकिन ये सब चिराग बताने में कोई आपत्तिजनक बात तो नहीं है। वह किंग का राइट हैंड जो है, उसे इस बारे में जरूर पता होना होगा, उसका अधिकार भी है। वह झट से चिराग को फोन करता है और सारी घटना कह सुनाता है। यह पहली बार था कि जब चिराग उन सभी के साथ मौजूद नहीं था, और इसकी वजह ये भी थी कि सभी कुछ बहुत ही
अनफन स्थिति में फंसे हुए थे। रोहित ने चिराग को इसलिए इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि वह पहले ही एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम कर रहा था, उसके बच्चों की सिक्योरिटी का। अब्दुल की सारी बात सुनकर चिराग को भी घबराहट होने लग जाती है, लेकिन वह भावुकता नहीं बल्कि दिमाग से काम लेता है। वह एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है और लंबी गहरी सांस लेते हुए उसके बाद अब्दुल्ला से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बात की खबर किसी को कानो कान नहीं होनी चाहिए, ना मारवा परिवार को, ना ही मीडिया को। आखिर जब वह तुम्हारी आंखों के सामने था तब अनिका मैडम ठीक थी, और तो इसका मतलब ही रोहित सर भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उनमें से किसी भी एक ठीक हो तो मतलब यही कि दोनों सुरक्षित है। बस अब हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। अपने काम को खामोशी से अंजाम दो। मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। अब्दुल जवाब देता है, ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। इधर रोहित और अनिका की तलाश की चिराग और अब्दुल को 1-1.5 घंटा बीत चुका था, लेकिन वे उन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए थे। अब तक कामयाबी उन्हें हासिल नहीं हुई थी। उधर स्वाति, रोहित और ट्रीटमेंट पूरा हो चुका था। स्ट्रेचर लगाने के बाद वे अपने हाथ में ग्लव्स निकालते हुए वे अपना मास्क नीचे करती है और अनिका से कहती है, अभी इसे कुछ देर आराम करने दो। इसके होश आने के बाद पहले तुम दोनों यहाँ से जाना होगा। इतना कहने के बाद स्वाति अनिका को वहां से छोड़कर बाहर की तरफ चलने लग जाती है। तभी स्वाति की तरफ अनिका अपने कदम बढ़ा देती है और ग्लव्स उतार देती है और मास्क निकाल देती है। फिर 2 पल के लिए वह खड़ी रहकर रोहित की तरफ चेहरा करके देखने लग जाती है। अब रोहित की सुरक्षित पाकर अनिका के मन को संतोष महसूस हो चुका था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म होते होते बच चुकी है और भगवान ने खुशी उसकी झोली में डाल दी है। अनिका की आंखों में पानी आ जाता है और होठों पर हल्की सी मुस्कान। इसके बाद वह भी स्वाति के पीछे पीछे यहाँ से बाहर की तरफ चली जाती है। अनिका रोहित को ट्रीटमेंट रूप से बाहर जाने के बाद जब लेबोरेटरी में इधर उधर देखती है तो स्वाति किसी डिवाइस पर उंगलियां चलाती हुई दिखाई देती है। अनिका पीछे पीछे चली जाती है और देखने लग जाती है और स्वाति के गले में अपनी दोनों बाहें डाल देती है और कहती है, ऐसा डर और घबराहट इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं की। थैंक यू सो मच मम्मी। स्वाति अनिका की हाथों पर अपना हाथ रखते हुए और फिर अनिका की तरफ घूम जाती है। स्वाति के चेहरे पर बेहिसाब ओज और आत्मविश्वास झलक उठता है। अनिका की आंखें एकदम से स्थिर हो जाती हैं और हल्की सी मुस्कान के साथ अनिका से कहती है, पागल हो तुम, क्या खुद को इतनी भी भरोसेमंद नहीं समझती? स्वाति अनिका के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम दुनिया की बेस्ट सर्जन हो और चिकित्सक भी हो और अलग अलग पद्धतियों से तुमने अच्छी अच्छी जानकारियां भी इकट्ठी की है। विशेषकर ज्ञान प्राप्त करने वाली हो। तुम्हारे ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, तुमसे बेहतर कोई नहीं है। उसे समझना के अंदाज से कहती है, इंसान की असली परीक्षा उस वक्त होती है जब वह अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी मुसीबत के समय में, घड़ी में और अपने आप को कंट्रोल और संतोष के साथ उसका मुकाबला करता है और दिमाग के साथ उस पर काबू पा लेता है। अपने हौसले और इच्छा और शक्ति से बड़ी समस्या से बाहर निकला जा सकता है। अब अनिका स्वाति का हाथ को अपनी हथेलियों में लेते हुए कहती है, मैं बेस्ट नहीं, सेकंड बेस्ट हूँ। यू आर द बेस्ट। स्वाति कहती है, मैं दी बेस्ट नहीं हो सकती। अगर होती तो दुनिया के सामने जिंदा होती, लेकिन मैं इतनी मजबूर थी कि मुझे भागना पड़ा। मैं उनका सामना नहीं कर पा सकती थी, इसलिए दुनिया की निगाहों से मैं मर चुकी हूँ। इसलिए मैं किसी की तुलना नहीं कर सकती हूँ और कम से कम अपनी बेटी को तो बिल्कुल भी नहीं। स्वाति की ये बात सुनकर अनिका का दिमाग सौम्या की वह बात तो घूमने लग जाता है जो उसने कही थी। उसे याद आते हुए अनिका के चेहरे पर भाव बदल जाते हैं। वह स्वाति से कहती है, लेकिन आपके दुश्मनों को भरोसा है कि आप जिंदा हैं। इतना कहने के बाद अनिका वर्तमान में चली जाती है और परिस्थिति की जानकारी स्वाति को दे देती है। उसकी सौम्या से कुछ लेकिन आपके दुश्मनों को भरोसा है कि आप जिंदा हैं। इतना कहने के बाद अनिका वर्तमान में चल रही परिस्थितियों की जानकारी स्वाति को दे देती है। उसकी सौम्या से हुई बातचीत के बारे में सब बता देती है। अब स्वाति अनिका से कहती है, ये परेशानी का विषय नहीं है। मुझे वह आज ये कल से नहीं, पिछले 30 सालों से ढूंढ रहे हैं। मैं उन्हें अब तक नहीं मिली हूँ। आगे भी वे मुझे तक कभी नहीं पहुँच पाएंगी। मैं तुम्हें भरोसा देती हूँ कि जिस दिन वे मुझे खोजने में कामयाब हो जाएंगे अथवा मुझे उनके सामने अपना आना पड़ा तो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जिस भी दिन ऐसा हुआ तो उस दिन एक और नई जंग की शुरुआत हो जाएगी। सब मिलकर भी उस जंग को नहीं जीत पाएंगे।
अपनी बात को जारी रखते हुए स्वाति कहती है, इसलिए अच्छा यही होगा कि जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। ये सुनकर अनिका के मन में एक साथ कई सवाल घूमने लग जाते हैं। वह स्वाति से पूछती है कि आखिर ऐसा क्या है, लेकिन वह खामोश रह जाती है क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि स्वाति उसे किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। वैसे भी नए सवालों के जवाब जानने के लिए इस वक्त उपयुक्त नहीं है। अभी तक अनिका के कुछ पुराने सवाल प्रतीक्षा सूची में थे जो कुछ शर्तों को पूरा करने देने के बाद ही उसे स्वाति बताने वाली थी। अनिका को गहरी सोच में देखकर अनिका का ध्यान बांटने के लिए स्वाति हंसकर कहती है, चलो ठीक है, तुम्हें खुद का भरोसा है ना, लेकिन रोहित पर तो होना ही चाहिए। वह इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। स्वाति ने जिस अंदाज में ये बात कही थी अनिका को थोड़ा अजीब लगता है। अनिका पूछती है, क्या इस बात का कोई और मतलब भी है? अनिका के मुंह से ये सवाल सुनकर स्वाति को थोड़ी हैरानी होती है। वह चाहती थी कि वह सवाल को अनसुना कर देते, लेकिन वह आज ऐसा नहीं चाहती थी। बदले में जवाब मिलने की उम्मीद थी। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि अनिका पूछती है, आप किस बारे में बात कर रही है? मुझे कुछ भी पता नहीं है। स्वाति फिर हल्के से मुस्कान के साथ अनिका की तरफ देखती और फिर 2 पलों के बाद जवाब देती है, क्या तुम्हें सच में पता नहीं है? रोहित एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है? ये सुनकर अनिका स्वाति के चेहरे की तरफ लगातार देखती रहती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। अनिका के चेहरे पर हैरानी देखकर स्वाति समझ जाती है। अनिका गहरी सोच में चली जाती है। अब स्वाति आगे कहती है, वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। बेशक वह ये सब तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन उससे तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ छुपा नहीं है जो वो नहीं जानता। हैरानी की बात यह है कि तुम एक डॉक्टर होकर उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाई हो। अनिका स्वाति को जवाब देते हुए कहती है, मैं उसके ब्लड सैंपल्स से खुद ही फर्क किया है। इसके ब्लड की पावर डोज का अंश मात्र काफी अधिक है या फिर ना ही मात्र है। यहाँ तक कि जब मैंने उसे पावर डोज लेने के लिए बंद किया था तब भी वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ था। इसका कहना है कि यदि वह ऐसा करता है तो मेरी माँ यानी कि आपकी जिंदगी भर की सारी कोशिश पर पानी फिर जाएगा। अब स्वाति कहती है, तुमने उसके ब्लड सैंपल को लेकर ये जानने की कोशिश तो की होगी उसमें तुम्हारे खून की शक्तियाँ शामिल हैं या फिर नहीं, लेकिन तुमने ये जानने की कोशिश की नहीं उसे बाकी इंसानों को अलग क्यों बनाता है। इतना कहने के बाद स्वाति चुप हो जाती है और घूमकर एक बार फिर दोबारा से अपने काम में बिजी हो जाती है। अनिका अपनी अपनी जगह पर खड़ी होकर जमीन की तरफ देखने लग जाती है और सोचने लग जाती है। फिर स्वाति की कही हुई बात पर अच्छी तरह से विचार कर लेती है। बाद में स्वाति के सामने की तरफ दे जाकर खड़ी हो जाती है और फिर कहती है, ऐसा क्या है मम्मा, प्लीज मुझे बताओ। अब स्वाति एक नज़र अनिका की तरफ देखकर कहती है, खुद पता चल जाएगा जब यह तक की आई हो तो फिर कोई एक नई और छोटी सी पहेली यहाँ से अपने साथ लेकर जाना, हो सकता है काम आ जाए तुम्हारे आने वाले टाइम में। स्वाति आगे कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें कुछ हिंट दे सकती हूँ। क्या तुमने सोचा है तुम्हारे तेज से तेज दावों का उसका शरीर कैसे झेल लेता है? जबकि उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को इतनी तेज वार करती तो शायद वो पल भर में ढेर हो जाता, या उसके घाव बाकी लोगों के मुकाबले जल्दी से कैसे भर जाते हैं? क्या सिर्फ अच्छे खान पान और अच्छी आदतों से संभव है? क्या कभी तुमने मन ही मन ये सवाल मन में नहीं सोचा? तुम्हारे बच्चों की काबिलियत कुछ कामनाएं और कुछ मायनों में तुमसे भी ज्यादा क्यों है? क्या ये तुम्हारे ब्लड का ही असर है या फिर कुछ और भी हो सकता है? अब इससे पहले कि अनिका अपने मन में नए सवालों को पूछ पाती, वह उससे पहले ही स्वाति रोक देती है। तुम्हारी सिक्योरिटी तुम दोनों के लापता होने के बहुत परेशान है। इस वक्त स्वाति की निगाहें उसी डिवाइस पर चल रही थी जिस पर उसकी उंगलियां चल रही थी। डिवाइस की तरफ देखते हुए स्वाति आगे कहती है, तुम्हें उन लोगों को सूचित कर देना चाहिए कि तुम लोग ठीक हो और सुरक्षित हो। ऐसा कहकर वह एक स्क्रीन की तरफ इशारा करती है जिससे कि अनिका एक सिक्योर लाइन की मदद से उन्हें बात कर सकती है। जब अनिका उस स्क्रीन की तरफ बढ़ती है तब स्वाति कहती है, उन्हें ये भी बता देना कि तुम सुबह होने से पहले मारवा हाउस पहुंच जाओगे, मल्होत्रा हाउस। वहां पर श्वेता और को बचाते हुए लक्ष्य उसके साथ सुरक्षित मल्होत्रा हाउस तक पहुंच जाता है। मारवा सिक्योरिटी के अलावा उन्हें कोई नहीं जानता था कि जिस जगह से वे पीछे छोड़कर आए थे वहां पर क्या घटना घटी, और उसके अलावा उस घटना के बारे में मारवा सिक्योरिटी भी सिर्फ आधी बात को ही जानती थी। शेष जानकारी सिर्फ अनिका के पास और लक्ष्य को इस बारे में तसल्ली थी कि अब श्वेता पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत था क्योंकि जब वह वहां से आया तब अनिका मुसीबत में थी और अंदर ही अंदर
कहीं ना कहीं वह इस बात को भी मानता था कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन अनिका के लिए समस्या खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन तब वह ऐसी स्थिति थी जिससे बाहर निकलना काफी मुश्किल था। क्या हुआ होगा वहां पर? लक्ष्य के मन में काफी क्वेश्चन चल रहे थे। हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती उसे कि पहले उसे श्वेता के सवालों से गुजरना होता है। श्वेता अपनी गाड़ी से बाहर आती है और जाकर लक्ष्य के सामने खड़ी हो जाती है और उससे कुछ प्रश्न पूछने लग जाती है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो लेट डाली उसके लिए दिल से सॉरी। मैंने पहले ही बोला था अपनी लाइव स्ट्रीम में कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ इसलिए वीडियो नहीं अपलोड करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स इतना सारा प्यार देने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो।